दोस्तों, आप ड्रीम 11 में जीतना चाहते हैं, जरूर समझ लीजिए कि इन पॉइंट का नॉलेज हमको होना बहुत ज़रूरी है। इसी आधार पर आप बॉलर्स और बैट्समैन को चुनिए। इसके अलावा विकेट कीपर चुनते वक्त भी ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की है कि विकेट कीपर अगर बहुत अच्छा है, ज़्यादा कैच पकड़ता है, यानी एक मैच में 2 से 3 कैच पकड़ता है, तो वो हमें बहुत पॉइंट दे के जाने वाला है। इसके अलावा कोई फील्डर बहुत अच्छा है जो हर मैच में 1 या 2 कैच पकड़ता है, तो उसे रखने में भी कोई बुराई नहीं है। वो रन या किसी दूसरी चीज़ से पॉइंट तो देगा ही, हमें कैच के पॉइंट अलग देकर जाएगा। इसके अलावा बॉलिंग में कोई अच्छा बॉलर है जिसकी इकोनॉमी रेट बहुत कम है, अगर वो एक मेडन ओवर भी फेंक देता है, मान लीजिए विकेट नहीं ले पाता और उसकी इकोनॉमी रेट भी कम रहती है, तो विकेट जितने पॉइंट तो हमें वैसे ही दे के जा सकता है। ऐसे ही बैट्समैन भी जिसकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, मान लीजिए वो 10 से ज़्यादा गेंद खेल लिया है, तो हमें जो एक अच्छा बैट्समैन धीरे धीरे खेल के रन बना के दे के पॉइंट दे के जाएगा, उतने पॉइंट ये कुछ गेंदों में ही हमें देकर जा सकता है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आजकल सभी ड्रीम 11 की टीम बनाते हैं और जीतते हैं। तो आप लोग पीछे मत रहिए और इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और अगली बार जब आप टीम बनाएं तो मेरे बताए गए वीडियो, दूसरे सभी वीडियो के पॉइंट के साथ ये पॉइंट भी ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है। और आप खिलाड़ियों को चुनते हैं, एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत अच्छी टीम बना ली है। उसके लिए जो बेसिक चीज़ की ज़रूरत है, वो बेसिक चीज़ ये है कि आपको पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस चीज़ के कितने पॉइंट मिलते हैं गेम में। दोस्तों, जितने भी हम देखते हैं कि कई बार ऐसे प्लेयर्स को भी हम देखते हैं कॉन्टेस्ट में कि जो बार बार जीतते हैं, वो उनकी टीम अलग ही रहती है। वो ऐसे खिलाड़ियों को चुनते हैं जो हमने नहीं चुने। तो दोस्तों, वो पूरा एनालिसिस करते हैं और उसका सबसे मेन बेस जो फर्स्ट चीज़ रहती है वो रहती है पॉइंट्स, कि पॉइंट्स कैसे प्राप्त करेगा कौन सा प्लेयर, ये चीज़ वो ध्यान में रखकर अपनी टीम बनाते हैं। इसलिए उनकी टीम सबसे हटकर बनती है और उन्हें ज़्यादा पॉइंट्स भी हासिल होते हैं। इसके अलावा हमने कई बार देखा है जो दोस्त 2 स्पॉट 3 स्पॉट उसमें तो है ही, इसके अलावा हम देखते हैं ग्रैंड लीग में भी जहाँ लाखों टीमें हैं, वहाँ पर भी बहुत सी बार हम सिर्फ 1 पॉइंट या आधे पॉइंट की वजह से भी विनिंग जोन से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक एक पॉइंट की कीमत हमें वहाँ पता चलती है और ये आप सभी भी जानते हैं। तो इन पॉइंट्स से हम खिलाड़ियों को कैसे चुन सकते हैं या ये पॉइंट किस काम आ सकते हैं, इनकी जानकारी हमें होना क्यों जरूरी है। हर एक फॉर्मेट में अलग अलग पॉइंट सिस्टम है। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे T20 में हमें पॉइंट कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बैटिंग पॉइंट्स के बारे में अगर हम देखें, तो बैटिंग पॉइंट्स में हम जाकर देखेंगे तो यानी हर बैट्समैन को 1 रन का 1 पॉइंट मिलता है, यानी अगर 1 रन उसके बैट से निकला है तो 1 पॉइंट हमारे को मिल जाएगा, यानी हमारे उसमें जुड़ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई बाउंड्री लगाता है 4 रन, तो उसके अलावा 1 पॉइंट और, यानी 1 बाउंड्री के हमें 5 पॉइंट मिलेंगे। 6 के हमें 6 मिलेंगे क्योंकि 2 यहाँ पर बोनस पॉइंट है। 6 8 पॉइंट टोटल हमारे हो जाएंगे 6 के। इसके बाद 30 रन अगर T20 में कोई बल्लेबाज पूरे कर लेता है तो उसके रनों के जो पॉइंट रहेंगे, उसके अलावा 4 रन और हमें 4 पॉइंट और हमें बोनस के मिलेंगे। इसके बाद अगर हाफ सेंचुरी पूरी करता है तो 8 पॉइंट बोनस के मिलेंगे, और अगर सेंचुरी पूरी कर लेता है T20 में तो हमें 16 पॉइंट और बोनस के एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस हिसाब से ये पॉइंट तो हमारे प्लस पॉइंट है जो पॉजिटिव है, यानी जो हमें मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट दे रखे हैं कि अगर कोई बल्लेबाज विकेट कीपर हो या फिर ऑलराउंडर हो, वो 0 पर आउट हो जाता है, यानी डक पर आउट हो जाता है, तो हमारे जितने पॉइंट्स हैं उनमें से 2 पॉइंट माइनस कर लिए जाएंगे। इसमें बॉलर को नहीं जोड़ा गया है। दोस्तों, ये चीज़ है कि बॉलर को इसमें नहीं जोड़ा गया है, यानी अगर बॉलर 0 पर आउट होता है तो आपका कोई पॉइंट माइनस नहीं जाएगा। इसके अलावा और चीज़ दे रखी है कि अगर कोई प्लेयर सेंचुरी मार देता है तो उसके 30+ रन या फिर हाफ सेंचुरी का जो बोनस रहेगा वो नहीं जुड़ेगा। बोनस सिर्फ 1 बार जुड़ेगा, वो सिर्फ सेंचुरी का होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें बता रखा है कि अगर ओवर थ्रो हो जाता है तो जिस बल्लेबाज के
बैट से जो शॉट निकला है उसके खाते में वो पॉइंट जुड़ेंगे। यानी मान लीजिए 2 रन या 3 रन दौड़कर पूरा कर लेते हैं जितने भी रन, तो उतने पॉइंट एक्स्ट्रा उस बल्लेबाज के साथ जुड़ेंगे। लेकिन अगर बाउंड्री लग जाती है तो सिर्फ बाउंड्री के जितने रन हैं उतने ही पॉइंट जुड़ेंगे, बोनस पॉइंट नहीं जुड़ेंगे बाउंड्री के। यानी बोनस का जो पॉइंट मिलता है 1 पॉइंट बाउंड्री पर, वो पॉइंट नहीं जुड़ेगा, बाकी 4 पॉइंट अवश्य जुड़ेंगे दोस्तों। तो ये थी बैटिंग के बारे में पूरी जानकारी, यानी बैटिंग के हमें कौन कौन से पॉइंट मिल सकते। देखते हैं कि T20 में बॉलिंग पॉइंट्स किस हिसाब से मिलते हैं। तो बॉलिंग पॉइंट्स में अगर कोई गेंदबाज 1 विकेट लेता है तो उसे 25 पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद बोनस अगर LBW या बोल्ड के रूप में वो विकेट लेता है, यानी LBW करता है फिर डायरेक्ट बोल्ड कर देता है, तो 8 पॉइंट बोनस के मिलेंगे। इसके अलावा कैच आउट या इसके बोनस पॉइंट नहीं मिलते हैं। अगर कोई गेंदबाज 3 विकेट ले लेता है तो 4 पॉइंट और बोनस के मिलेंगे। अगर 4 विकेट ले लेता है तो 8 पॉइंट हो जाएंगे बोनस के, और अगर 5 विकेट ले लेता है तो 16 पॉइंट यानी एक्स्ट्रा जुड़ेंगे बोनस के। इसके अलावा अगर कोई गेंदबाज T20 में 1 मेडन ओवर फेंकता है तो 12 प्लस पॉइंट मिल जाते हैं उसको, यानी 12 पॉइंट और मेडन ओवर के उसके जुड़ जाएंगे। यानी 1 विकेट के लगभग आधे उसे मेडन ओवर के मिल जाएंगे। तो ये बॉलिंग पॉइंट्स हो गए दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे फील्डिंग पॉइंट्स, यानी फील्डर को कैसे पॉइंट मिलते हैं। तो अगर कोई फील्डर कैच पकड़ता है तो 8 पॉइंट, फील्डर हो या विकेट कीपर 8 पॉइंट उसके कैच के मिलते हैं। इसके अलावा अगर कोई फील्डर 3 कैच पकड़ लेता है मैच में तो उसे 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर विकेट कीपर स्टंपिंग करता है तो स्टंपिंग के है 12 पॉइंट्स। इसके बाद कोई अगर रन आउट करता है डायरेक्ट हिट से तो उसे 12 पॉइंट मिलेंगे। पर अगर इसमें किसी फील्डर ने मान लीजिए रन आउट के लिए थ्रो दिया है और किसी दूसरे ने पकड़कर उसे स्टंप किया है यानी रन आउट किया है, तो दोनों में वो पॉइंट्स 6-6 बट जाएंगे, यानी 2 खिलाड़ियों ने मिलकर उसे रन आउट किया है। इसके बाद अगर ये जो बात मैंने बताई है ये नीचे दे रखी है, रन आउट नॉट डायरेक्ट हिट, यानी अगर डायरेक्ट हिट से कोई रन आउट नहीं किया गया है तो उसे 6 पॉइंट मिलेंगे, यानी 6 पॉइंट उस दूसरे को मिलेंगे। इस हिसाब से ये जो फील्डिंग पॉइंट है ये बटे हुए हैं। इसके बाद नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई डायरेक्ट हिट अगर लग जाती है तो जो बाल, यानी मान लीजिए कि अगर बीच में किसी ने बाल को पकड़ा नहीं है, किसी दूसरे के हाथ पे टच नहीं हुई है और डायरेक्ट स्टंप पर जाके लगी है तो ही उसे डायरेक्ट हिट के रूप में गिना जाएगा, यानी उसे 12 पॉइंट मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई प्लेयर 3 कैच अगर पकड़ लेता है तो उसे 4 पॉइंट तो 3 कैच पकड़ने के बोनस के रूप में मिलेंगे ही। और अगर मान लीजिए कोई 6 कैच अगर पकड़ लेता है मैच में तो उसे 8 अंक बोनस के नहीं मिलेंगे, 8 पॉइंट नहीं मिलेंगे, यानी अधिकतम 3 कैच, इससे ज़्यादा वो कितने भी पकड़े उसे सिर्फ 4 ही पॉइंट बोनस के रूप में मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये थी फील्डिंग के टोटल कितने पॉइंट्स मिलते हैं उसके बारे में हमने बात करी है। इसके अलावा अदर पॉइंट्स में आप जिसे कैप्टन चुनेंगे उसके 2 गुना पॉइंट आपको मिलने वाले, यानी जितने उसके पॉइंट होंगे उसके आप 2 गुना कर लीजिए। वाइस कैप्टन के 1.5 गुना रहेंगे, यानी जितने पॉइंट रहेंगे उसका 1.5 गुना पॉइंट वाइस कैप्टन का मिलेगा। इसके बाद जो भी अनाउंस्ड प्लेयर रहेंगे, यानी 11-11 दोनों टीमों के, यानी आपने 11 की टीम बनाई है तो 11 ही प्लेयर्स को शुरू में 4 पॉइंट मिलेंगे, यानी आपके कैप्टन को दुगने 8 और वाइस कैप्टन को 6, और इसके अलावा सभी प्लेयर्स को 4-4 पॉइंट मिलेंगे, यानी स्टार्टिंग में आपकी टीम के सभी पॉइंट ये रहेंगे। इसके बाद जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाएगा वो प्लेयर प्रदर्शन करते जाएंगे, आपके पॉइंट्स उन प्लेयर्स के खाते में जुड़ते जाएंगे। इसके बाद सब्स्टिट्यूट के लिए, यानी अगर कोई प्लेयर नहीं खेल रहा है उसके अलावा कोई दूसरा प्लेयर आ रहा है तो उसके लिए कुछ शर्तें दी गई है। उन शर्तों को छोड़कर, यानी शर्तें ये दे रखी है, एक तो कंफ्यूजन, एक कोविड-19, इसके अलावा एक्स फैक्टर और एक इम्पैक्ट प्लेयर, इनको छोड़कर यानी कुल मिला के इन सारी चीज़ों के लिए +4 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे। यानी ऐसी स्थितियों में अगर कोई उसकी जगह दूसरा आ रहा है इन परिस्थितियों की वजह से
तो ही 4 पॉइंट दिए जाएंगे। अगर इन परिस्थितियों को छोड़ दें तो दूसरी परिस्थिति, यानी मान लीजिए कि खेल के बीच में ही कोई खिलाड़ी की जगह दूसरा खिलाड़ी आके कुछ 1 ओवर 2 ओवर फील्डिंग करता है या फिर कुछ और कैच पकड़ लेता है या किसी भी प्रकार से उसे कुछ गतिविधि से कुछ भी पॉइंट मिलना हो, तो वो पॉइंट बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे उस प्लेयर के खाते में जो बाहर चला गया है। यानी ये सिर्फ ये 4 परिस्थितियाँ दे रखी, इसी में +4 पॉइंट आपके जुड़ेंगी। इसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों इकोनॉमिक रेट। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी इकोनॉमी रेट के भी पॉइंट इसमें मिलते हैं। सबसे पहले बॉलर की बात कर लेते हैं हम कि कम से कम 2 ओवर बॉल करने के बाद ही बोल्ड करेगा, यानी 2 ओवर अगर वो बॉलिंग कर लेता है कोई बॉलर उसके बाद ही ये एप्लीकेबल होगा। यानी अगर कोई 1 ओवर करता है तो ये पॉइंट का कोई महत्व नहीं है। तो कम से कम 2 ओवर यानी T20 में, तो अगर देख लीजिए आप इकोनॉमी रेट उस बॉलर की अगर 5 रन पर ओवर रही, 5 रन से कम बिलो, अगर 5 रन से कम की उसकी इकोनॉमी रेट रही, यानी इससे कम रन दिए उसने प्रति ओवर के हिसाब से, तो उसे +6 पॉइंट अलग से मिलेंगे। यानी अगर कोई बॉलर अच्छी गेंदबाजी करता है और 5 रन से भी कम रन अपने ओवर में देता है तो 6 पॉइंट एक्स्ट्रा जुड़ेंगे। इसके बाद अगर वो 5 से लगाकर 6 के बीच में अगर उसका इकोनॉमी रेट रहता है, इतने रन देता है 5 से 6 के बीच में, तो 4 पॉइंट जुड़ेंगे। इसके बाद 6 से 7 रन पर ओवर देता है तो 2 पॉइंट जुड़ेंगे। और अगर उसकी इकोनॉमी रेट 10 से 11 रही, यानी 10 रन से ज़्यादा, 10 से 11 के बीच में वो रन दे रहा है 1 ओवर में, तो -2 उसके पॉइंट में से काट लिए जाएंगे, यानी 2 पॉइंट। इसके अलावा अगर 11 से 12 उसकी इकोनॉमी रेट रही, यानी 1 ओवर में उसने 11 या 12 रन दे दिए, तो -4 पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद अगर उसने 12 रन से ज़्यादा दिए किसी ओवर में, तो सीधे 6 पॉइंट उसके खाते में से कट जाएंगे, यानी उसके टोटल पॉइंट्स में से कट जाएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ स्ट्राइक रेट वाली खास दौर पे ध्यान रखने वाली है, इकोनॉमी रेट जो बॉलर की है वो। इसके बाद हम बैट्समैन की बात करेंगे जो स्ट्राइक रेट है। ये 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि हमारी टीम में इतने अच्छे पॉइंट थे, 1-2 ओवर बाद ही पॉइंट कम कैसे हो गए, तो वो इसलिए हो जाते कि हमारे किसी बॉलर के 1 ओवर में 17 रन चले गए तो सीधे 6 पॉइंट माइनस हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों बॉलर को चुनते समय हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि बॉलर की इकोनॉमी रेट हमेशा अच्छी होना चाहिए, ऐसे ही बॉलर हमें चुनना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्ट्राइक रेट। ये सिर्फ बैट्समैन, ऑलराउंडर और विकेट कीपर के ऊपर लागू होगी, यानी बॉलर को छोड़कर ये स्ट्राइक रेट लागू होगी। और कम से कम 10 बॉल खेलना ज़रूरी है, तभी ये एप्लीकेबल होगी। इसमें अगर किसी बैट्समैन की स्ट्राइक रेट 170 की है, यानी 170, इस चीज़ में आप एक चीज़ समझ लीजिए, स्ट्राइक रेट हमेशा हम 100 से ही गिनते हैं। तो अगर किसी की 170 की स्ट्राइक रेट है तो उसे +6 पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद किसी की अगर 150 से 170 के बीच की स्ट्राइक रेट है, यानी हर 100 बॉल पे वो 150 से 170 के बीच में रन बना रहा है, यानी अगर 10 बॉल का देखें तो 15 से 17 रन, तो उसको 4 पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद अगर 130 से 150 के बीच में उसकी स्ट्राइक रेट है तो +2 पॉइंट। इसके बाद माइनस का सिस्टम है दोस्तों कि अगर 60 से 70, यानी 70 से कम अगर उसकी स्ट्राइक रेट है 60 से 70 के बीच में, तो -2 पॉइंट। इसके बाद अगर 50 से 60 के बीच में स्ट्राइक रेट है तो -4 पॉइंट। और अगर 50 से भी कम स्ट्राइक रेट है, यानी हर 2 गेंद पे 1 रन भी नहीं बना पा रहा है वो, तो -6 पॉइंट रहेंगे। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन नीचे दिया हुआ है कि ये जो नेगेटिव पॉइंट है ये सिर्फ 70 की स्ट्राइक रेट से नीचे ही गिने जाएंगे, यानी 70 से ऊपर अगर स्ट्राइक रेट रहेगी तो उस ऐसी स्थिति में कोई माइनस मार्किंग या माइनस पॉइंट नहीं किए जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा कुछ दूसरे स्पेशल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी है जिनके बारे में भी मैं आपको मोटे तौर पर बता देता हूँ। यानी सबसे पहली तो जो हमने अभी उसमें
कौन से यानी किसी प्लेयर की जगह दूसरा प्लेयर अगर खेलने आता है तो उसके लिए हमने नीचे देखा था तो कुछ दे रखे थे इन्होंने कि कोविड-19 की वजह से या एक्स फैक्टर की वजह से कोई किसी की जगह खेलने आता है तो उसे +4 पॉइंट मिलेंगे, दूसरी परिस्थिति में नहीं मिलेंगे। इसके बाद एक और ख़ास इसमें चीज़ दे रखी है, इन एक्स फैक्टर है या मिस्ट्री बाल है, इनके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ पॉइंट्स के बारे में बता देता हूं आपको कि इन पॉइंट्स की वजह से आप इस चीज़ को देख सको, पूरा समझ सको। अगर मान लीजिए इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि अगर कोई प्लेयर स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट के समय टीम में शामिल था, लेकिन जैसे ही मैच स्टार्ट होने वाला है और उसकी जगह दूसरा प्लेयर आ जाता है मैच स्टार्ट होने से पहले, तो उसे उसकी जगह मान लिया जाएगा, उसे 4 पॉइंट भी मिलेंगे स्टार्टिंग के और जो प्रदर्शन करेगा वो सारे पॉइंट भी मिलेंगे। लेकिन मैच स्टार्ट होने के बाद वो 4 फैक्टर काम आएंगे, उस हिसाब से उस प्लेयर का कुछ भी नहीं गिना जाएगा। इसके बाद एक चीज़ और है, एक और दे रखा है इन्होंने कि सुपर ओवर या फिर सुपर 5 जो सिस्टम रहता है सुपर ओवर और सुपर 5 का क्रिकेट में, उसका कोई भी पॉइंट इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, उसे बिल्कुल एक्स्ट्रा छोड़ दिया गया है, यानी उसे मेन मैच से दूर रखा गया है। यानी अगर मैच पूरा हो जाता है उस वक्त तक आपके जितने पॉइंट बने हैं उन्हें ही माना जाएगा, बाद में अगर सुपर ओवर होता है तो उसका कोई पॉइंट नहीं गिना जाएगा। तो दोस्तों यानी इसके बाद दे रखा है कि वनडे T20 में और इन जो क्रिकेट के बड़े फॉर्मेट इनमें एक्स्ट्रा फॉर्मेट, हम 60 की या 100 की बात नहीं कर रहे, इन वाले फॉर्मेट में 11 प्लेयर जो है एक टीम में रह सकेंगे और उन्हीं के पॉइंट आपके कैलकुलेट किए जाएंगे। तो T20 के जो मैंने पॉइंट सिस्टम बताया है, अब वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए मैं इस वीडियो के 2 से 3 पार्ट लाने वाला हूँ, जिसमें मैं इसके बाद आपको ODI, T10, 100, 60 इन सभी मैचों, टेस्ट मैच, इन सभी में जैसे जैसे पॉइंट मिलते हैं सब में अलग अलग तरीके से पॉइंट सिस्टम कैलकुलेट किया जाता है, उसका पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पर दोस्तों आज की वीडियो में आप एक बात ज़रूर समझ लीजिए कि इन पॉइंट का नॉलेज हमको होना बहुत ज़रूरी है। इसी आधार पर आप बॉलर्स और बैट्समैन को चुनिए। इसके अलावा विकेट कीपर चुनते वक्त भी ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की है कि विकेट कीपर अगर बहुत अच्छा है, ज़्यादा कैच पकड़ता है, यानी एक मैच में 2 से 3 कैच पकड़ता है तो वो हमें बहुत पॉइंट दे के जाने वाला है। इसके अलावा कोई फील्डर बहुत अच्छा है जो हर मैच में 1 या 2 कैच पकड़ता है तो उसे रखने में भी कोई बुराई नहीं है, वो रन या किसी दूसरी चीज़ से पॉइंट तो देगा ही, हमें कैच के पॉइंट अलग देकर जाएगा। इसके अलावा बॉलिंग में कोई अच्छा बॉलर है जिसकी इकोनॉमी रेट बहुत कम है, अगर वो एक मेडन ओवर भी फेंक देता है, मान लीजिए विकेट नहीं ले पाता और उसकी इकोनॉमी रेट भी कम रहती है, तो विकेट जितने पॉइंट तो हमें वैसे ही दे के जा सकता है। ऐसे ही बैट्समैन भी जिसकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, मान लीजिए वो 10 से ज़्यादा गेंद खेल लिया है, तो हमें जो एक अच्छा बैट्समैन धीरे धीरे खेल के रन बना के दे के पॉइंट दे के जाएगा, उतने पॉइंट ये कुछ गेंदों में ही हमें देकर जा सकता है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आजकल सभी ड्रीम 11 की टीम बनाते हैं और जीतते हैं। तो आप लोग पीछे मत रहिए और इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और अगली बार जब आप टीम बनाएं तो मेरे बताए गए वीडियो, दूसरे सभी वीडियो के पॉइंट के साथ ये पॉइंट भी ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे नए पॉइंट सिस्टम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।